नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है। हम सब जानते हैं कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एनडीए हो या फिर दूसरे इंडिया जो ब्लॉक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पुराना माल है, नई पैकेजिंग की हुई है और इनकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। और आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी मौका मिल गया और उन्होंने भी तंज कसा है कि ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, ये विभाजन की राजनीति पर भरोसा करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया अलायंस अब आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता नज़र आ रहा है। 4 स्टेट और चंडीगढ़ को मिलाकर के आम आदमी पार्टी से इनकी सीट शेयरिंग पर चर्चा हो चुकी है और हो सकता है कि जल्द ही कोई और बड़े खुलासे भी सामने आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनको 370 सीटें मिलेंगी और 400 का आंकड़ा जो है एनडीए पार करेगी। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में पूर्णिमा जी हैं, पूर्णिमा शर्मा, एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं। बशीर साहब, आपका भी स्वागत है। और जगदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। जगदीप जी, आप कैसे देखते हैं? आप आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ज़्यादा तेज़ हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। ये आरोप प्रत्यारोप, उन्होंने कहा है कि ये पुराना माल है, नई पैकेजिंग की हुई है और सबकी जमानत जब्त होगी। ये कहना है वाराणसी में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से जिस तरीके की आलोचना सामने आई है, इस पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो गरिमा है प्रधानमंत्री के पद की, उसको तो नुकसान पहुंचा ही है। अलबत्ता ये जो दावा निरंतर चला आ रहा है और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता जो हैं वो बड़े खम ठोक कर ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो 400 का आंकड़ा पार करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ चीज़ें, कुछ सवाल, कुछ पहलू जो है इस पूरे समुच्चे प्रकरण के वो रखना चाहता हूँ। उसके बाद फैसला खुद जनता करे कि स्थिति क्या है। पहली तो बात, जब ये गठबंधन बना, इंडिया के नाम से दिक्कत शुरू हो गई, जबकि खेलो इंडिया, स्किल इंडिया और नामालूम कितनी तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे। दूसरी बात आप मुझे बताइए, चलिए चंडीगढ़ वाला जो तमाचा पड़ा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ये एक लोकतंत्र के साथ वो भद्दा मजाक था, गला रेता गया था लोकतंत्र का जो चंडीगढ़ में हुआ। और इस बात की हमें गर्व है, खुशी है कि सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया, दूध और पानी अलग अलग हो गए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर जब फैसला आया, उसके बाद मैं विनोद जी आपको बताऊं, उसी दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कांग्रेस के दोनों खाते, जो युवा यूथ हमारा कांग्रेस का था उसका खाता और दूसरा खाता बंद कर दिए गए। और देखिए आरोप क्या लगाया कि आपने जो आयकर पे करना था वो समय पर नहीं था, कुछ दिन की देरी थी। अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, मैं आहत हूं, आई एम क्वाइट स्टर्न्ड व्हाइल हियरिंग इट, व्हाट काइंड ऑफ फिगर्स व्हिच हैड कम आउट। यू कुड सी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली डायरेक्शंस दी है इलेक्शन कमीशन को, जनाब 30 कंपनियां हैं जिन्होंने 335 करोड़ रुपया 2018-19 से लेकर 2023-22-23 तक दिया भारतीय जनता पार्टी को। 1 मिनट और लूंगा, बात स्पष्ट हो जाएगी। इनमें से 23 कंपनियां वो हैं जिन्होंने 187 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जो है वो बीजेपी को डोनेट किया सिंस 2014 से, जिनके ऊपर रेड पड़ी। इसके बाद देखिए 4 कंपनियां वो हैं जिन्होंने सिर्फ 4 महीने के बाद रेड के 9.5 करोड़ से ज्यादा दिया, और 6 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने बड़ा हेफ्टी अमाउंट दिया जो पहले कभी दे ही नहीं रही थी। अब आप मुझे बताइए, ये एक्सटॉर्शन नहीं है तो क्या है? एक तरफ आप कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी औसतन, अगर आपने शुरू में विरोध किया था इसका बांड का, बिल्कुल निश्चित तौर पर, जब अरुण जेटली साहब, मैं बताता हूं, जब अरुण जेटली साहब इसे लेकर आए थे, सवाल इसकी ट्रांसपेरेंसी पर तब उठे थे। लेकिन विनोद जी, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर आज एनडीए गठबंधन खुद को इतना मजबूत महसूस कर रहा है, तो इस तरीके की जो नाहक कार्रवाइयां हो रही हैं हमारी पार्टी के ऊपर, एक तो वो बड़ा सवाल है, और दूसरा आखिर जरूरत क्या है इस तरीके की? पूर्णिमा जी कह रहे हैं कि नाहक कार्रवाइयां हो रही हैं, जो ईडी एक्शन ले रहे हैं इन पार्टियों के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ, ये नाहक है, बेवजह। पिछले 70 सालों से जब कांग्रेस सत्ता में थी,
क्या क्या कारनामे कांग्रेस ने किए हैं, ये आज की जो बौखलाहट इनके वक्तव्य में आती है या इनके उलानों में आती है, ये खुद अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड हैं। कभी ये भारत तोड़ो यात्रा चलाते हैं, कभी ये भारत न्याय यात्रा चलाते हैं, कभी ये इंडेस की तरफ भागते हैं, कभी ये किसी और तरफ भागते हैं। इसका जवाब जनता खुद देगी। आने वाले हमारे जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें गठबंधन की जो सरकारें ये बनाने जा रहे हैं, खुद अपने आप में ये महसूस कर रहे हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं। मैं इसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं करूँगी। जी, इंडिया अलायंस को लेकर के बशीर साहब, बाकी जगह काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है, ममता ने भी कर दिया है, सब ने कर दिया, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की दिल की बात सुनते हुए 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में आकर के उमर अब्दुल्ला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, अंतिम फैसला कोई और लेगा। क्या है स्थिति, क्या है? आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर वोटर को? नहीं, बिल्कुल विनोद जी, आप अलायंस को कंफ्यूज कर रहे हैं। विनोद जी, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जो आपने मुद्दा उठाया है कि जो यात्रा चल रही है और उसमें राहुल गांधी ने जो कहा है और इस प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है, पहली दफ़ा लग रहा है कि इस भारत के अंदर क्या डेमोक्रेसी ज़िंदा रहेगी। जिस तरह हम, चूँकि मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 में मैसिव मैंडेट मिला, तो 2019 में भी मैसिव मैंडेट मिला। इतना मैसिव मैंडेट मिलने के बाद अगर ये छोटी छोटी हरकतें होती हैं तो अनफॉर्चुनेट है। साहब, अगर मैसिव मैंडेट मिला ही है तो इतने कठोर डिसीजन करके आज भारत को इतने दृढ़ पोजीशन पर, चाहे हमारा आर्थिक विषय ले, चाहे हमारा लोकतांत्रिक विषय ले, आप जब बोल रही थी तो मैंने बोला नहीं था, विषय ले, आप मुझे सुन लीजिए। भारत आज हर एक लेवल पे सुदृढ़ खड़ा है, सुन लीजिए, तो अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। आई होप मुझे सुनेंगे आप, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको राइट है अपना। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। 25 साल, 50 से लेके 77, 27 साल कांग्रेस ने रूल किया, गलतियां उनसे भी हुई, और एक वक्त आया कि पूरी अपोजिशन जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में इकट्ठी हो गई और बाहर हो गए। ये हमने देखा हिस्ट्री। जब लोग फैसला करते हैं तो लोग इन चीजों को देखते हैं कि क्या हुआ। इकट्ठे हो पा रहे, इकट्ठे हो गए। जो आपने कहा ना, जो आपने कहा, अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये चूंकि थोड़ा वक्त लगता है, ये इकट्ठे होंगे और हालात इस तरह बदलेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा क्या है। और दूसरा, जब किसी इंसान के जहन में घमंड आ जाए, वो इंसान, ये कहावत सुनिए, ना नूमन तेल होगा ना मीरा नाचेगी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस घमंड से बोल रहे हैं, अवश्य इनका डाउनफॉल होगा। अब वो घमंड नहीं है, और क्या है? विश्वास है जनता का। कोई विश्वास नहीं है जनता का, भी विश्वास है जनता का, वो घमंड नहीं है। पहले सुन लीजिए, अगर जनता विश्वास, अगर घमंड नहीं है, मैं आपको बताता हूं, 2 बार आप खुद बोल चुके हैं कि 2014 में पूरा उनको मैंडेट इसीलिए लोग फैसला मिला, 2019 में उनको पूरा मैंडेट मिला। How can it be possible कि अगर उन्होंने घमंड किया होगा तो दूसरी बार उनको, आपने अगर तय किया है कि मैंने बात ही नहीं करने में चुप रहा। नहीं, एक सवाल आपसे और पूछना है मैंने। आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। 87 में क्या हुआ था, किससे गला दबाया था? मैं आपको बताता हूं, अगर 87 में किसी ने गलत किया है तो ये सर्टिफिकेट उनको देना चाहिए जी। ये 87 में कहां थे, और 87 में कोर्ट कहां थी, 87 में इलेक्शन कमीशन कहां था? 87 का इशू बना के अगर आप चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। पहली हुकूमतों ने यह किया था, इसलिए हम भी कर रहे हैं। बांड का जिस वक्त फैसला आया और उस वक्त मुखालफत हुई, और यह भी मैं आपको बताऊं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस वक्त मनमोहन सिंह जी थे, जब जीएसटी आई तो इन्होंने मुखालफत की, रिकॉर्ड है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जीएसटी क्यों लागू हुआ? एक मिनट, अब ये जब सारी चीजें हम देखते हैं, आज हम सारी चीजें जब देखते हैं तो इसमें यह लगता है कि ये जो मैसिव मैंडेट का इस्तेमाल डंडे के जोर पे कर रहे हैं,
और ये जो IDEB, ये देखो अमित, डंडे की जोर पर नहीं, कल की बात है, कल की बात, पहले कल की बात, जोर पे नहीं, कल की बात है। मेरी एक बात सुनिए, गवर्नर दृढ़ पोजीशन पे सत्यपाल पहुंचाने के लिए सत्यपाल मलिक गवर्नर इनका का भोग ना बनाते, मैंने कहा आप बताइए, सत्यपाल ऐसे कठोर डिसीजन किए कि उनकी सत्ता आएगी या नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक आपने गवर्नर बनाया जम्मू कश्मीर का, आज उसके ऊपर आप रेड कर रहे हो। जब वो बोला, आज जब से वो गवर्नर नहीं था, आज वो जब बोला, आज आपने रेड कराया CBI से, और रेड अगर CBI से करना, मैं सुनना चाहता हूं 2 दिन से। आप अपना पर्सनल इतिहास खंगाल के देखिएगा, सो कॉल्ड आपकी जो लोकल पार्टीज हैं, आप अपना खुद का इतिहास खंगाल के देख लीजिएगा कि कैसा रहेगा। लोगों की हमारे जम्मू कश्मीर को कैसे वोट की राजनीति आपने समझ के उसको यूज किया, सपोर्ट से है, किसी की दादागिरी से नहीं, जो डेवलपमेंट की राजनीति आज होने जा रही है उसमें हर्डल क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं? जगदीप जी, आपको होप ऑफ कहाँ, उम्मीद कहाँ नजर आ रही है आपको लोकसभा चुनावों में? इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक जो है वो कामयाब हो पाएगा? कहाँ से उम्मीद नजर आ रही है? विनोद जी, पहली तो बात ये कि आज पूर्णिमा जी को जब मैं सुन रहा था तो बहुत हैरानगी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो सवाल मैंने रखे उन पर इन्होंने बात नहीं की। वो जैसे बशीर साहब ने बोला कि मैं ज़्यादा गोरा या तुम ज़्यादा काले, उस पर आ गए। मैंने जो फैक्ट एंड फिगर रखे उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। चलिए छोड़ दीजिए, वो इनकी भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक ये अंदाज रहा है, चिरपरिचित अंदाज है कि मुद्दों पर बात नहीं होती, मुद्दों पे ही बात हो रही है। पूर्णिमा जी, आपके बीच में नहीं बोला, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अब आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके के सूरत हवाल बने। माननीय राहुल गांधी जी ने जो ये बंटवारे की राजनीति की बात की है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। विनोद जी, आपने आज से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, अगर आपने देखा हो, 22-23 साल की एक युवती, मैं माफ कीजिए मेरे पास शब्द नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर शी हैड शोन टू द फार्मर हु इज अलाइक हिज ओन फादर। मिडल फिंगर दिखा के वो आगे से बेटा बेटा कह रहा है, और आप जानते हैं नीचे जो भक्त मंडली है वो क्या लिख रही है, वो उनको उस युवती को एक तरह से उसको एम्फसाइज कर रही है कि यू डिड वेल। दूसरी एग्जांपल मैंने दी IPS ऑफिसर। ये मैं बता रहा हूं, जो आप ये सवाल जो खड़ा हुआ है कि आखिर इस देश को मजहब के नाम पे, धर्म और संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर कितना बांट दिया है और कितना और बांटेंगे। एक IPS ऑफिसर को सरेआम खालिस्तानी बोला जाता है। बड़ी अच्छी बात है, भारतीय जनता, मुझे बात करने दीजिए। कांग्रेस की स्टार्ट की राजनीति रही है, कांग्रेस की स्टार्ट की राजनीति रही है, जातीय मतलब I'm not getting what you are trying to prove. If I will not utter what I am trying to, how you could be able to answer me? So please let me complete first. संदेश खाली ये जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, it's quite commendable. But the point is it, मणिपुर जाने में क्या दिक्कत थी? अब तीसरी बात, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, मैं बता दूं। मैंने शायद पिछली डिबेट में भी आपको बताया, एक कार ड्राइवर कुछ बुक करता है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, कार जो है विनोद जी जो कड़े शब्दों में ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय और उसकी राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ससम्मान, मैं आपसे रिक्वेस्ट मैं भी आपसे ससम्मान बोल रही हूं, you are just trying to interrupt me meaninglessly, you are just hampering the debate. I am saying, वो क्या कहता है कार चालक, आप जरा सुनिए, इसमें उसका दोष नहीं है, वो बेसिकली कोई बहुत बढ़िया बौद्धिक स्तर का आदमी नहीं होगा। एंड ही इज सेइंग कि अगर आप नारा लगाएंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की जय का, तो मैं आपको अपने कैब में बिठाऊंगा। जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्हीं के नाम पर आप कितनी मर्यादा तार तार कर रहे हैं। बजरंग दल के लोग, करनी सेना के लोग गोकशी के आरोप में गिरफ्तार हुए। आज हालात ये बनाकर रख दिए इस देश के अंदर। विनोद जी माफ कीजिएगा, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने सवाल खड़ा किया, मैं 1 मिनट और लूंगा आपका। समुच्चा विपक्ष, 2 मिनट और समुच्चा पहले विपक्ष, हम आपसे एक सवाल पूछ जी, फिर वही सवाल पूछूंगा। जब राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा दरख्त गिरता है तो उसकी हलचल होती, मैं उत्तर दे देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। हाँ, और उसके बाद आप मंदिर निर्माण में, प्राण प्रतिष्ठान में शामिल ना होकर ये साबित करते हैं कि रामलला जो है वो काल्पनिक है। ठीक है, शाहबानो केस में आप जो यू टर्न लेते हैं उससे आप साबित करते हैं कि आप एक विशेष समुदाय को अपीस करना चाहते हैं। ये 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। आपको सिलसिलेवार दूंगा और 2 से 3 मिनट तो मुझे मैं ज्यादा हो जाएंगे, 2 से 3 ज्यादा हो जाएंगे। 3 सवालों के जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं, 1 मिनट तो पर सवाल दीजिए। सबसे पहली बात जो आपने सवाल पूछा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का वो जो बयान है, देखिए एक बेटा जब अपनी माँ को, जो मौके की प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, और इस परिवार ने
दो प्रधानमंत्री जो हैं वो गवाए हैं कार्य उस वक्त, मतलब ऑन द चेयर थे वो लोग। तो निश्चित तौर पर उसके बाद कांग्रेस ने इस देश से कई मर्तबा माफी मांगी है, अपनी गलती को स्वीकारा है। लेकिन मेरा एक मिनट नहीं, ये पूरा नहीं हुआ ना अभी। अब ये मैं पूर्णिमा जी की जानकारी के लिए ला दूं, इन्हीं के वयोवृद्ध नेता है लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ माई स्ट्रगल में लिखते हैं, विद फोटो छापते हैं कि जब वो विरोध प्रदर्शन करते थे, बशीर साहब को पता होगा, वाजपेयी के साहब के साथ अमृतसर में खड़े होकर बैनर्स और पोस्टर के साथ ये कहते हैं, मांग करते हैं कि यहां सेना भेजी जाए। इन्हीं की पार्टी का नेता जो वहां पे दरबार साहब का मॉडल तोड़ता है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 84 के दंगों में आरएसएस की एक बड़ी भूमिका रही है, ये एक सच है, इसे नकारा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल आपने जो मुझसे पूछा है विनोद जी, मैं उसका जवाब दे दूं। आपने श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात की। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, वाल्मीकि जी का मैं एक श्लोक कोट करूंगा, 1 ही मिनट लूंगा। सत्य सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिते सत्यामूलनी सर्वाणी सत्यानिरासिदम परापदम। तो सत्य से बड़ी चीज कोई नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र सबके आराध्य है। भारतीय जनता पार्टी बनकर प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट नहीं किया। श्लोक बोलने के बाद भी सत्य जानते हुए मुझे कहा, आपने कहा। पूर्णिमा जी मुझे समझ नहीं आ रही, 2 मिनट देंगी? अच्छा चलिए, मैंने दूसरी बात जो उसमें पूरी कर दूं। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र सबके आराध्य है। मैं साफ साफ शब्दों में ये बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक परियोजना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अधूरा था क्योंकि निर्माण पूरा नहीं हुआ, और ये हम तय करेंगे व्यक्तिगत तौर पर धर्म के मामले में। और दूसरी बात, राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सर्वप्रथम वहां ताले खुलवाए थे। हमने तो नहीं उसका कोई क्रेडिट मांगा आपसे। और जब आप कोर्ट की बात करते हैं तो वो टी वाला स्वामी है जिन्होंने वो एफिडेविट दिया, और आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो तब देखिए, इतिहास के नाम पे विनोद जी, मैं एक ही आखिरी बात, क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं दे रही, चलिए मैं बात जब आप बार-बार हैम्पर करेंगे मैं क्या बोलूंगा? आप पूरे लॉजिक आप पूरे तथ्य दे रहे हैं, तो क्या उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होना चाहिए? क्या तो आप दीजिए ना, क्या बीच में बोलेंगी आप? जब कार सेवा नहीं, कार सेवा जब हमारे कार सेवकों पे, हमारे साधु संतों पे जो अत्याचार हुए, वो क्या दर्शाते हैं? वो क्या वो नहीं दर्शाते कि क्या? मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, ये कहाँ ले गई बात को? आप कह रहे हैं कि आपने क्रेडिट ले लिया, उसका जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्रेडिट लीजिए, आप कह रहे हैं राजीव गांधी ने ताले खुलवाए और इन्होंने क्रेडिट नहीं लिया कांग्रेस ने। अब ये बता रहे हैं कि आपने और क्या क्या किया था। मैं उत्तर दूं इसका? नहीं, वो देना ना। मेरी बात सुनो। जब आज जब हमारे साधु संतों को ये विश्वासपूर्ण विश्वास हुआ, हमारे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ कि हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद एक टेंट से उठकर अपने घर में प्रतिष्ठित हुए और अपने घर में उन्होंने आराम किया। आज यादव जी कोई रिश्ता करने भी जाता है तो पहले उस पे ये सवाल उठाया जाता है कि क्या उनका घर है या नहीं है। एक अयोध्या नगरी के राजा होते हुए 500 वर्ष उनको टेंट में बिताने पड़े, शर्म की बात है। शर्म की बात है जी। मैं अब इसका उत्तर दूं जनाब 2 मिनट में, अगर आप ठीक समझे। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, इस सृष्टि के सृजनहार, उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने टेंट से निकालकर वहां रखा। पहली तो बात आप ये समझ लीजिए, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन इस समुचे विश्व के लिए, भारत को छोड़ दीजिए, प्रेरणा स्रोत हो, उनको आप, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची, उनको आप जगह देंगी। पहली तो ये बात। दूसरी बात, हमारे साधु कहना बंद कीजिए। जब आप एक पार्टी ऐसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो नेशनल पार्टी है, तो सबकी बात कीजिए, सिर्फ हमारे साधु या हमारे साधु समाज के लिए बात की है मैंने। हमारे साधु, हमारे रामलला, हमारे साधु समाज के लिए। आप मुझे बताइए हमारे क्यों नहीं? तो फिर कांग्रेस वाले उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? देखिए, आपकी राजनीतिक परियोजना, आप काल्पनिक क्यों कहते हैं? मैंने उसी का जवाब दिया। हमने कहा डीएमके के तिवालू राम थे जिन्होंने वो एफिडेविट दिया, हमारे भारत का एक गौरवान्वित चिन्ह है। गौरवान्वित होगा वो, लेकिन अब उसको आप बार-बार, चलिए आप डिरेल हो गए, थोड़ा डिरेल हो गए। बशीर साहब, आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो इंडिया ब्लॉक है, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में यूनाइट हुआ है,
क्या इसके आउटकम्स बेहतर आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसकी 6 सीटें हैं और बातचीत शुरू हुई है, और बातचीत एंड तक पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचती है ये वक्त बताएगा जी। लेकिन उम्मीद यही है कि ये वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इकट्ठे होंगे और इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत में हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं उन चीज़ों का जो सवाल हैं। सवाल इस वक्त लोगों के पास हैं कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से 370 लाख करोड़ रुपया है वो कहाँ है, जो स्विस बैंकों का पैसा है वो कहाँ है। वो सवालात को डाइवर्ट करने के लिए कभी एक इशू ले लेते हैं, कभी दूसरे। लोगों के जहन में है जो 2 करोड़ नौकरी थी पर ईयर वो 20 करोड़ थी, वो कहाँ है। वो तो परसों आप एक डिबेट में हम कह रहे थे कि साहब ये जो आपने फिगर बताया था कि ये लाख है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, लोग उस चीज़ का जवाब मांगते हैं। जवाब ना होने की सूरत में हम इसको डीरेल करके दूसरी साइड पे ले रहे हैं, और मुतमईन रहिए इंडिया ब्लॉक जो है वो इकट्ठा चलेगा और मुकाबला करेगा, और उसकी उम्मीद पूर्णिमा जी डीरेल करते हैं आप तथ्यों को छुपाने के लिए, सच्चाई और सदाकत बात के लिए सुनो, तथ्यों को छुपाने के लिए विनोद जी अगर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती तो आज इतनी सुदृढ़ पोजीशन में भारतवर्ष नहीं होता। तथ्यों को छुपाने की राजनीति पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने, सो कॉल्ड हमारी लोकल पार्टीज, हमारी एनसी, पीडीपी ने की है। आज भारतवर्ष अगर कहीं हम अगर कहीं प्लेटफॉर्म पे मान सम्मान के साथ खड़े होने का अगर अपने आप में सक्षमता समझते हैं तो आज हम सुदृढ़ हुए हैं, और मात्र उन्हीं के कारण हुए हैं जो हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी 2014 में जो सत्ता संभालते हुए 2019 की पारी खेलते हुए 10 सालों की जो सुदृढ़ता के साथ जो हर एक भारत को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाला 2024 हमारे लिए कैसा होगा। ये तथ्यों को छुपाने की बात नहीं है। आज ईडी पहले पिछले 70 सालों में भी थी, ईडी आज भी है। तथ्य पहले भी थे, तथ्य आज भी हैं। चाहे मेरे फाजिल वक्ता जो चाहे कांग्रेस के हैं चाहे हमारे एनसी के हैं जो वो अपने तथ्य दे रहे हैं। आज जो प्रेजेंट पोजीशन भारत की आपके समक्ष है वो खुद अपने आप में दर्शाती है कि भारत क्या है, उसको राजनीतिक पार्टी कौन सी लीड कर रही है, कौन सा कुशल और ये हमारा सक्षम नेतृत्व जो है भारत का हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत को अगर किसी ने गौरवान्वित किया है तो पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने सत्ता संभालते हुए सत्ता का सेवक बन के उसको पोषित करके आज एक सुदृढ़ भारत बनाया है। जी जगदीप जी, बहुत बेहतरीन और उम्दा जवाब पूर्णिमा जी का। और इन्होंने बताया सुदृढ़ता की बात ये निरंतर करती चली आ रही है, और ये बताया कि आज भारत का डंका कैसा बज रहा है। तो थोड़ा सा मैं भी बता दूं। सबसे पहली बात विनोद जी, अगर आपको याद होगा अमेरिका ने हमें ड्रोन देने से मना कर दिया। कनाडा जैसा मुल्क जिसके साथ हमारे फैमिलियर संबंध रहे, उसने अपनी असेंबली में खड़े होकर हम पर वो आरोप मढ़े जिनका जवाब हमें देना मुश्किल हो गया। मालदीव जैसा शतांग भर का देश पहले हमारे नौसैनिकों को खम ठोकर वापस भेजता है, और उसके बाद उनका राष्ट्रपति अपनी सदन में खड़ा होकर कहता है कि हमने नौसैनिक वापस भेज दिए। परसों चीन का जासूसी जहाज जो बेड़ा है उसका वो उनके पास पहुंच गया। उसके बाद चलिए आप भूटान की बात कीजिए, श्रीलंका की बात कीजिए, नेपाल की बात कीजिए, जो कभी हमारे मित्र देश हुआ करते थे, आज चाइना के पाले में है। पाकिस्तान तो पहले से ही था। अब इसके बाद अगर मैं एक और बड़ी बात बताऊं, कि जैसे बात करते हैं ना, तो आपने भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जनाब। चाइना से पाल रखी थी ना मित्र, नहीं उसका जवाब देखिए, वो नेहरू जी का बड़प्पन था पड़ोसियों को। यही बात वाजपेयी साहब ने भी कही कि आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते। ये हमारी फितरत है इस देश की कि हमने हमेशा बड़े होने का अपना जो एक किरदार है उसको दिखाया। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, डंके की बात कर रहा था, आपको याद होगा जब एक मिनट फिर बीच में बोली, इट विल नॉट वर्क, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ऋषि सुनक साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, बड़े गाजे बाजे के साथ हमारे देश ने बड़ा जश्न मनाया, हमारे दामाद थे। आपको मालूम है क्या हुआ? और तो छोड़िए 50 मंदिरों में पुजारी तक नहीं थे। मोदी जी से गुजारिश थी एक फोन ही कर देते, कम से कम वो उनको तो वीजा दे देते। ये हमारी हालत है।
और ये जिस डंका बजने की बात करते हैं पूरे दुनिया के अंदर, स्थिति हमारी आज ये बनी हुई है, यूनेस्को में हम पाकिस्तान से हार जाते हैं। और उस दिन मोदी जी वहां पर G20 पहली बार G20 में क्या किया विनोद जी? शर्म आती है मुझे कहते हैं। सोने चांदी की थालियों में भोजन परोसा गया, पर्दे लगा दिए गए ताकि स्लम कॉलोनी दिखाई ना दे। ये हालत की गई। और अगर G20 सत्ता में होती तो आधा भारत खत्म हो चुका होता। शोर कब डालता है आदमी? जब उसके पास नहीं, शोर बिल्कुल नहीं। G20 अगर आपने किया भी तो आपने कश्मीर में किया, जम्मू में नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूं इससे भारतवर्ष की आपने नहीं किया। 3 कॉलोनियों में 4.5 किलोमीटर अतिक्रमण के नाम पर जमीन दोज कर दी गई, झोपड़ियां। क्यों? क्योंकि उस रोड से उन नेताओं ने गुजरना था जो G20 में शामिल होने आ रहे थे। आप दिखाना क्या चाहते हैं? सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोस कर उनको, और हमारी वो जो स्लम कॉलोनीज उनके आगे हरे और सफेद पर्दे टांग दिया आपने। ये आप बता रहे हैं 4400 करोड़ के करीब आपने उस पर खर्च कर दिया। बाकी देश भी कर रहे हैं, अभी हो रहा है G20, किसी और देश में है मेजबानी। देखिए, और उसे आपने एक भारत में तो पहली बार हुआ। तो भाई आप उसे अपने सालों से आपकी सरकार थी, सुनिए मेरी बात, आपको याद होगा जिस दिन पुष्प वर्षा हो रही थी G20 सम्मेलन के बाद मोदी जी के स्तुति गान में, उसी दिन यहाँ हमारे 3 ऑफिसर शहीद हुए थे, याद होगा आपको। एक दिन आगे किया जा सकता था उसको। तो चलिए हम उसमें नहीं जाते। ओवरऑल मुख्तसर बात यह है, मेरा ये मानना है जी, ये यहाँ बालाकोट का जो पहले कांड हुआ तो पहली बार ही हुआ था। चलेगी आप फिर पुलवामा पे आ जाइए। आज आपने सत्यपाल मलिक साहब के घर में पूर्णिमा जी कहते भी शर्म आनी चाहिए थी। जवान हमारे शहीद हुए। पूर्णिमा जी आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुलवामा के शहीदों के नाम पे आपने वोट मांगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है, लेकिन जगदीप जी जो बता रहे हैं उससे लगता है। मेरी एक बात सुनिए विनोद जी। जी, भारत देश, आप खुद एक एनालिसिस कीजिएगा, आज जो परिस्थिति हमारे भारत की है, क्या पिछले 70 सालों से कंपेयर करते हैं आप? ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। हमारे 70 सालों की जो इन्होंने वोट बैंक की राजनीति और 87 का जो इन्होंने जो दर्शाया है हमारी सत्ता में, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो ये फिर कैसे हम तथ्यों को पूरा लॉजिकल देते हुए आरोप भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्लेमफुल है। चलिए विशेष साहब एक कंक्लूड कीजिए। मैं कंक्लूड करूंगा एक सिर्फ ये कि जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो हम जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि भारत 2014 में एक मजबूत भारत मिला बीजेपी को, उससे पहले बीजेपी कहीं नहीं थी, और वही मजबूत भारत आज जो है वो डिफरेंट पोजीशन में है, जिस पर मैंने कहा कि 370 लाख करोड़ पहली दफा रिजर्व बैंक से निकला। इसीलिए मैं कहा कि अंबानी और अडानी का क्या हुआ, और जो चीजें इन चीजों का जवाब चाहिए, इन चीजों का जवाब चाहिए, उसके बाद बात करिए। 2014 में इन चीजों का जवाब चाहिए कि अडानी और अंबानी का क्या हुआ, कितने लाख करोड़ का टैक्स माफ किया। समय का बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।